Kindly like this video, subscribe to my channel Canny's World, and press the bell icon for further updates in the future. शेप एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। वो कहता है यार एक मिनट रुक जाओ, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ ही नॉलेज नहीं बनता, बल्कि बल्कि क्या करता है, बल्कि लैंग्वेज भी शेप करती है। लैंग्वेज भी शेप करती है किसको? नॉलेज को, एक्सपीरियंस को। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, पंजाबी लैंग्वेज है, बहुत सी चीजें पंजाबी लैंग्वेज के अंदर ऐसी कंस्ट्रक्ट हुई हैं जो किसी और लैंग्वेज में आपको मिलेगी। ठीक है, मैं एक फ्रेज देख रहा था, उसमें लिखा था मार छुटिया। मैं इसकी इंग्लिश में कर ही नहीं सकता, देयर इज नो ट्रांसलेशन ऑफ मार छुटिया, क्योंकि इसने मारा भी है और फिर उसके बाद क्या किया, एक ही उसमें उसे फेंका भी है। तो पंजाबी के गाने सुन लें आप, पंजाबी की वोकैबुलरी सुन लें। पंजाबी जब आप बोल रहे होते हैं तो रियलिटी एकदम से चेंज हो जाती है। पंजाबी लैंग्वेज के अंदर में बहुत ज्यादा डायरेक्ट लैंग्वेज है वो। ठीक है, उसमें इनडायरेक्ट बातचीत नहीं है, डायरेक्ट बात, जो बात भी करनी है वो डायरेक्ट करनी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी जो है वो, आपने देखा होगा अक्सर जब आप सच बोलना चाहते हैं, बाज दफा सच बोल रहे होते हैं तो आप पंजाबी बोलना शुरू करते हैं। ऑल ऑफ सडन आपकी वालदा को देख लें आप, जब आपसे कोई उन्होंने वो आपसे लड़ती है तो किस लैंग्वेज में लड़ती? पंजाबी जबान में। नाउ ये क्या है? ये रियलिटी है। यानी लैंग्वेज क्या कर रही है? एक रियलिटी फ्राहम कर रही है। आप उर्दू लैंग्वेज को देखिए, उर्दू की अपनी एक रियलिटी है, उसमें इनडायरेक्ट बात करने की सलाहियत है। बहुत सी बातें उर्दू के अंदर वो है, वो इनडायरेक्ट है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, और फिर लैंग्वेजेस क्यों क्या करती है, एक दूसरे से बोरो भी करती है। बहुत से वर्ड पंजाबी लैंग्वेज के उर्दू जुबान में आ गए हैं, और उर्दू जुबान के बहुत से वर्ड जो है वो पंजाबी लैंग्वेज की तरह है। तो क्या सवाल मेरा ये है, जो यहां पर ये बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि हिस्ट्री को स्टडी किए बगैर, लैंग्वेज को स्टडी किए बगैर, कल्चर को स्टडी किए बगैर मैं कैसे नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ा सकता हूं? मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूं कल्चर की। कल्चर भी चीजें प्रोड्यूस करता है। अब मिसाल के तौर पर एग्जांपल मैं देता हूं कि ईद कुर्बान थी, इसके अंदर एक खास कल्चर। ठीक है, अब इस दफा कोरोना की वजह से क्या हुआ है कि बहुत से लोगों ने ऑनलाइन कुर्बानी की। क्योंकि एक खास ये मुझे अंदाजा तब हुआ जब मैं खुद अपनी कुर्बानी के गोश्त लेने पहुंचा एक स्टोर के ऊपर, जहां से जो ऑनलाइन करते हैं। तो मैं उधर पहुंचा तो मैं हैरान हुआ कि इतने लोग आ गए, इतने लोग कि मुझे हैरान हुआ कि ऑनलाइन जो है वो इस लेवल पर जाकर, तो क्या हुआ कि अब एक नया ट्रेंड आ गया। यानी चाहे कोरोना लेकर आए, मे बी 50% लोग छोड़ जाए इसको, लेकिन क्या 50% में भी ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ चले जाए? मैं मलेशिया के अंदर था, मलेशिया के अंदर मैंने देखा कि 90% कुर्बानी जो है वो उसकी बुकिंग ऑनलाइन है, उसकी डिलीवरी ऑनलाइन है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि नाउ द रियलिटी इज बेस्ड ऑन कल्चर। ठीक है, बहुत सी बातें मेरे लिए जो है वो समझने के लिए मैं सहारा लेता हूं अपने कल्चर का। बहुत सी चीजें जो मुझे समझ इसलिए आती, तो जब हम लेट्स से कि अगर फर्ज करें मैं पढ़ रहा हूं ब्रेख्त को, तो ब्रेख्त को मैं पढ़ रहा हूं जो कि एक जर्मन ड्रामेटिस्ट है। तो उसमें क्या मैं जर्मनी के थिएटर को स्टडी किए बगैर, जर्मनी के कल्चर को स्टडी किए बगैर, उसकी उस लम्हे की हिस्ट्री को स्टडी किए बगैर मैं इस टेक्स्ट को समझ सकता हूं, उसकी रियलिटी समझ सकता हूं? नहीं, मैं नहीं समझ सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, जो 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 ट्रुथ है, जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, ये वन डायमेंशनल नहीं। ये सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं मुझे बताती, ये मुझे हिस्ट्री भी बताती।
हिस्ट्री के सबक देखिए, हमारे हिस्ट्री के बहुत से सबक हैं। ठीक है, हम बहुत सी बातें करते हैं, हम मिसाल के तौर पर द एग्जिस्टेंस ऑफ और द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, क्या ये हिस्ट्री नहीं? ये हमें बहुत सबक, बड़ा सबक नहीं है? जिन्होंने माइग्रेशन की, जो जो तकलीफ में आए इन दोनों एपिसोड्स के अंदर, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो 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 इश्यूज हैं, और जब हमने देखा, इसको स्टडी किया, इस बांग्लादेश के एपिसोड को, then we came up with 18th amendment. 18th amendment is what? It's about giving rights to the provinces. So what I'm saying is that what you learn from for one experience, you apply it another. You know, now I'm more I've based myself on technology. Why? Because I think that's what I learned from Corona. You know, to transform myself, to change myself, to move more towards technology. Now, जब हम ये बातें करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम इन चीजों को स्टडी किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो फिर हमारे ज़हन में ये बात आती है कि ये जो रूट्स हैं, ये जो लोग हैं, जब इन लोगों ने देखा कि हमारे सवालों के जवाबात जो है वो हमें रिलीजन नहीं प्रोवाइड कर रहा, हमारे सवालात के जवाबात हमें 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 नेचुरल साइंसेस से नहीं मिल रहे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिस्ट्री, उन्होंने कल्चर, उन्होंने लैंग्वेज को स्टडी। साथियों, मैं और आप, हम जो जहाँ खड़े हैं, हम लिटरेचर पढ़ते हैं, हम थिएटर देखते हैं, हम ड्रामे देखते हैं, हम फिल्म देखते हैं। वी आर स्टूडेंट ऑफ, बेसिकली वी आर स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, film, TV. We are student of these technologies and these perspectives. तो हमारे साथ क्या हो रहा है? हम एक और रियलिटी भी देख रहे हैं। गम का मतलब कुछ और भी हमारे लिए, खुशी का मतलब कुछ और भी। हम लाइफ को स्टडी करते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर वी स्टडी लाइफ, और लाइफ के जो मीनिंग्स हैं, जो आज मेरी आप लोगों के साथ बहस हो रही है कॉन्टिनेंटल लिटरेचर के हवाले से, सेकंड लेक्चर के अंदर, वो ये कि लाइफ को देखने के डिफरेंट पर्सपेक्टिव और उसके डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। डिफरेंट क्या है? उसके इफेक्ट्स हैं। और जब हम कहते हैं कि उसके डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जमाने जो हैं, उन्होंने भुगता है उन फिलॉसफीज को, उन्होंने वो सफर तय किया। यानी इन अदर वर्ड्स, शायद हमारे अगली जनरेशंस को पता ही ना हो कि कोरोना वायरस क्या है। हमें तो पता है ना। जब से हम 1970 से लेकर अब तक हमने कभी भी 70 इयर्स ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्टेंस, हमने कभी कोई वायरस और प्लेग नहीं देखा था। मुझे नहीं पता था। मैंने हरारी किताबें पढ़ी, दूसरी चीजें पढ़ी, उनको पढ़ने के बावजूद मुझे नहीं पता था कि वायरस का ये इफेक्ट होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बाहर निकलूंगा और मैंने मास्क पहना होगा। मुझे पता नहीं था कि मैं आपके साथ ऐसे मुखातिब होगा। ठीक, मुझे नहीं पता था। मुझे, आप यकीन मानिए कि जब मैंने ये कोर्स के लिए मुझे मिला और मुझे पता चला कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, यानी क्योंकि देखिए मेरी तो आपके साथ इन 4 सालों में मुलाकात बहुत हुई। एहसान से पूछिए कि शायद ही जो है वो मैं कहीं से गुजरा हूं और मैंने आप लोगों को देखा हो। क्यों एहसान? मैंने आप लोगों को सलाम ना किया और आपसे बातचीत ना की। ऐसा है कि नहीं? सर ऐसी है, बिल्कुल सर ऐसी। ठीक है, तो मेरे ज़हन में क्या बात है? मेरे ज़हन में वो लो, ये तो भाई एक पार्टी शुरू हो गई। यानी कहने मतलब है, आप लोगों को पढ़ाना जो है वो बजाते खुद मेरे लिए एक पार्टी थी कि लो जी, इनके साथ बैठूंगा, गपशप लगाएंगे, प्ले परफॉर्म करेंगे, कि जो है ना, और कैफेटेरिया में क्लासेस होंगी। नाउ ऑल ऑफ सडन दैट चेंज्ड, ऑल ऑफ सडन द कॉन्सेप्ट चेंज्ड। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज दैट
कि जो एक्सपीरियंस है, जो वाकयात हैं, इसका हमारे ऊपर क्या है, बहुत इफेक्ट है। यहाँ पे मैं रुक के बात आप करना चाहता हूँ। और मैं जो है ना आपसे ये बात करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में आयशा कासिम मेरे साथ हैं। आयशा कासिम से मैं बात करना चाहता हूँ, अगर वो भाई से बात कर सकती हैं इस वक्त। आयशा आप हैं? जी यस आयशा। सर। आयशा, मेरा मेरा आपके साथ ये कि ये जो मैंने बातें की हैं, कि कल्चर की बातें की हैं, चीजों की बातें की हैं, इवेंट्स की बातें, क्या कोरोना वायरस ने आपको कैसे चेंज किया? सर जी आयशा। आयशा, कोरोना वायरस ने आपको कैसे चेंज किया? हेलो जी जी। आवाज आ रही? सर, माइक का इशू है। कोई बात नहीं, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है जी। चले आयशा, आपने ना नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपसे ये बात करूंगा, ये सवाल पूछूंगा, ठीक है? अच्छा, मैं अब आना चाहता हूं कि एक चीज मैंने और आपने हमने ये देख लिया, वो देखा ये कि व्हाट शेप हाउ वी परसीव द वर्ल्ड। हम दुनिया को कैसे देखते हैं, ये क्या होती है कि ये शेप कर रही है। यानी मेरी दुनिया जैसे मैं उस वर्ल्ड को परसीव करूंगा, ठीक है, कि ये मेरी जो परसेप्शन है कैसे डेवलप हो रही है। मैं इस दुनिया को जो देखता हूं, इसकी वजह क्या मेरा कल्चर है, हो सकता है। क्या पता मेरा रिलीजन है, हो सकता है। क्या पता मेरे वाकयात हैं, हालात हैं, हो सकता है। ठीक ठीक है। एहसान, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी सर। एहसान, क्या जब ये जो हम कहते हैं व्हाट शेप्स हाउ वी परसीव द वर्ल्ड, क्या क्या आप जो दुनिया को देखते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, आप इस दुनिया को देख रहे हैं, इसमें इसके देखने में क्या चीज शेप करती है आप? ये दुनिया आपको जो नजर आती है, ये इसमें कल्चर का, रिलीजन का, नॉलेज का, गिफ्ट यूनिवर्सिटी का, इन चीजों का कितना हिस्सा है? सर रिलीजन ने सर बचपन में बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। बट सर जैसे जैसे बड़े होते गए तो रियलिटीज सामने आती गई। ठीक है। जैसा कि सर एग्जिस्टेंशियलिज्म में है हम्म कि हम फ्री विल हैं, हम जो चाहें हम कर सकते हैं, हम अपना फेट खुद बना सकते हैं। हम्म बट सर रिलीजन कहता है कि नहीं, हम्म सब कुछ अल्लाह ताला ने लिख दिया हुआ है, हम्म। उसी के मुताबिक होगा। अच्छा, ये बताओ, एक सेकंड, ये बहुत गुड। जबरदस्त बात मेरी तुम्हारे से हो रही है। अ, जी सर। वो ये है कि रिलीजन ने तुम्हें कहा कि जो है ना फेट सब कुछ है। तो यस सर। मेरा सवाल ये कि अल्लाह जो है वो तो कहता है तुम दुआएं मांगो, दुआओं से तुम्हारी तकदीर बदल सकती है, या तुम अच्छे काम करो, या अल्लाह चाहे तो तुम्हें माफ कर दे अगर तुमने, यानी ये कॉन्सेप्ट फिर क्या है? सर ये कॉन्सेप्ट तो फिर उस बात के बाद खत्म हो जाता है ना, कि जब हम्म आप लोगों को कह दिया गया हम्म कि हर चीज आपकी जिंदगी फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक लिख दी गई है, उसका हम्म हर इवेंट आपने कब क्या करना है, आपने कब मरना है, आपने हम्म टीबी मौत हम्म। मरना है या आपने हादसाती मौत मरना है, ये सब कुछ लिख दिया गया है। तो क्या 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 एहसान, ये बताओ कि क्या दुआएं इसको चेंज कर सकती हैं? दुआ मांगने से ये सर चीजें बदल सकती? सर कहा गया हमें कि दुआ मांगने से चीजें चेंज हो जाएंगी। ये रिलीजन कहता है या नहीं सर कहता? सर रिलीजन कहता है, उसकी हम्म रीजन सर ये है हम्म। कि खुदा ताला हमसे 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। ठीक है। ठीक है सर। और उन्होंने जब सारा कुछ लिख दिया हुआ है तो उन्होंने साथ ये भी लिखा है कि इस मौके पर अगर मेरा बंदा मुझसे दुआ करेगा तो मैं इसके जो मैंने इसकी फेट लिखी हुई है मैं उसमें से ये चीज चेंज कर सकता हूँ। हम्म, ठीक है। एक बात बताओ, वो ये कि जी बताओ सर। कि बाज दफा रिलीजन और कल्चर दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं।
हमारा रिलीजन कुछ और कहता है, बिल्कुल कल्चर सर। कुछ और के कहता है। ठीक, जो कल्चर हमारा है पाकिस्तान का, जो हमारा कल्चर है, बाज दफा कल्चर भी प्रमोट कर रहा है किस चीज को, फेट को। वो कह रहा है यार कोई फायदा नहीं, तुम पढ़ लिख जाओगे ना, इससे कोई फायदा नहीं होगा, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वही तुम्हें मिलना है। बिल्कुल सर। ठीक है। और फेट में उसकी और एक और चीज भी है, वो कि सोसाइटी जो है वो क्या बन गई है, फेट बन गई है हमारा। सोसाइटी जी बता सर। रही है हमें कि हम कैसे जिंदगी गुजारें। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो जो दुनिया हमें नजर आ रही है, जो दुनिया में नजर आ रही है, इसका मतलब ये हुआ, मैं फिलोसफिकल बात कर रहा हूँ आज मेरा, क्योंकि आज ताल्लुक भी क्योंकि ज़रा इसके बाद तो हमने वो प्ले में चले जाना है। ठीक है। लेकिन मेरा क्योंकि जी सर। लिटरेचर का फिलोसफी से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और मैं ये आपसे बातें, देखिए मेरी और आपकी दुनिया है ना, वो मुख्तलिफ दुनिया। मेरी और आपकी दुनिया जो है ना, वो उसमें फिलोसफी है। ठीक है। क्योंकि वजह इसकी कि फिलोसफी, हम सच की तलाश में लिटरेचर पढ़ते हैं। सच एक सच लिटरेचर है। ठीक है। और एक बहुत बड़ा सच है, बहुत बड़ा सच है, जो कि क्या है, जो कि लिटरेचर है। ठीक है। लेकिन पर्सपेक्टिव है। मिसाल के तौर पर इडिपस सेक्स पढ़ा, वो एक और तरह का सच बताता है। हम चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल पढ़े, वो एक और तरह के सच बताते हैं। ठीक है। हमने जो है वो एक सेकंड मुझे जरा दीजिएगा, एक सेकंड। जी सर। तो हमने चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल पढ़े, वो एक अलग तरह सच बताते हैं। अब हम जाके दी कॉकेशियन चौक सर्कल पढ़ने लगे हैं, ये एक और तरह का सच बताते हैं। ठीक है। फिर हमने बिल्कुल सर। वर्ड्सवर्थ की पोएट्री पढ़ी है, उसकी वो एक अलग तरह का सच बताते हैं। तो जो सच है, कहना ये चाहता हूं आपको कि जो सच है ना, वो एक नहीं है। वो उसके वो जो सच में भी एहसान तुम्हारे लिए सच हो, वो मेरे लिए ना हो। बिल्कुल सर। ठीक है। और एक और बात भी है, देखो तुम तो स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हो, स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश हो, तो तुम्हें तो मौका मिला मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़ने का। ठीक है। लेकिन ये मौका जी तो सर। रेयर है ना, ये तो तुम तो उन लोगों में से हो जो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। ठीक है ना। ऐसे ही है सर। और जो है ना, जो आटे में नमक के बराबर। तो कहने का मतलब ये कि क्योंकि तुम ये बातें सोच सकते हो कि तुम्हें रिलीजन ने शुरू में सपोर्ट किया। ठीक है। तुम्हें फैमिली ने सपोर्ट किया। ठीक है। ठीक है। फैमिली का तुम्हारा क्या देखो, ये बताओ कि वक्त के साथ साथ चीजें बदलती है ना। मुझे बताओ कि फैमिली का, तुम्हारी तुम जो दुनिया देख रहे हो इस वक्त, इसमें फैमिली का रोल कितना है? कि फैमिली ने तुम्हें सिखाया, तुम्हें वालिद ने बताया, वालदा ने बताया कि ये दुनिया है, और तुमने कहा कि अच्छा यार ये दुनिया, ये क्या बात, ये कितना रोल है, फैमिली का कितना रोल है? सर फैमिली का जो रोल था ना सर, उन्होंने बताया कि सब अच्छे हैं, सबके साथ अच्छा बन के रहना है। हम्म, सर किसी हद तक ये बात ठीक थी सर, किसी हम्म, जमाने में ऐसा होता था, हाँ, बट सर अब ऐसा नहीं है। हम्म। थिंग्स आर चेंज नाउ। इतनी तो ये सब कुछ जबरदस्त सर। एहसान, मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रगुजार हूं। तुमने बहुत ही जबरदस्त बात की है। इसलिए बात जबरदस्त की है कि ये जो हम लिटरेचर पढ़ने जा रहे हैं ना, कॉन्टिनेंटल लिटरेचर, ये बात कहना चाहता है कि जो माजी में चीजें हैं, जो हमारा माजी है, उससे अब हमारी जान छूट रही। क्योंकि माजी से वो लोग वो घबरा गए। मॉडर्निज्म, जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, वो कहता है कि यार ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो मैंने बनाए, जो मुझे मिले, ये इंस्टीट्यूशन, चाहे फैमिली इंस्टीट्यूशन है, ये जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, ये भी क्या है, क्रम्बल, और इट्स क्रम्बलिंग, and it's not producing results, and maybe I'm not progressing because of the family, maybe because my family is saying something else. They are showing me different kind of world. Maybe I have to go outside of my premises, and search for another truth, and find life somewhere else. Sometimes you are more comfortable with your friends than your family. क्या बिल्कुल ऐसा सर। है? क्या ऐसा है? ये मैं, या ये मेरी सिर्फ किताबी बात है? नहीं सर, 100% ऐसे ही है सर। मेरे पास, मैं आपको बताऊं कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो जी कुछ सर। कुछ मेरे से ऐसी बातें करते हैं कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। एज ए टीचर परेशान, इसलिए परेशान होता हूँ कि मुझसे वो ऐसे सवाल पूछते हैं जो मैं जो मैं समझता हूँ कि वो मुझसे वो सवाल पूछे जो पर्सनल लाइफ के साथ रिलेटेड कर। अब एज ए जी टीचर सर। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं वो बाउंड्री क्रॉस करूं। लेकिन मैं समझ जाता हूं
मैं इसे समझ आता हूँ कि मे बी बाज दफा ऐसा होता है कि एज ए टीचर वो मेरे पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, मुझसे शेयर कर लेते हैं, मुझे मुझे मुझसे मे बी उनके कैरियर के मुतालिक, मे बी उनके मुस्तकबिल के ख्वाब के मुतालिक, मे बी आई कैन शेप देम बेटर, मे बी वो मेरे पास आने में ज्यादा कंफर्टेबल है। वो समझते हैं कि डॉक्टर साहब जो बात करेंगे वो शायद ज्यादा जो है वो असर रखेगी। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बयानिया मैं दे रहा हूं, देखो मेरा भी एक नैरेटिव है ना, मेरा एक डिस्कोर्स है। मेरा डिस्कोर्स क्या है? मेरा डिस्कोर्स ये है कि लाइफ में खुशी की तलाश है वो उस वक्त मिलती है आपको जब आप वो करते हैं जो आपको पसंद है। मेरा डिस्कोर्स क्या है? मेरा डिस्कोर्स स्टूडेंट के साथ ये कि मैं उन्हें कहता हूं कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, you know, एग्जैक्टली search. सर। So what is this? This is creation of knowledge. This is creation of perspective. ये वो है जिसको वो जो कॉन्टिनेंटल लिटरेचर है वो इसको इसको डील कर रही। अच्छा, ये जो तमाम चीजें जो मैंने की हैं, तमाम बातें मैंने की हैं, जो है इसको कहते हैं, इसे कहते हैं हार्मोनेटिक्स। हार्मोनेटिक्स जो है it's a study of text. It's a study of text through different angles and perspectives. यानी मैं एक ही टेक्स्ट को मार्क्सिस्ट स्टडी भी कर सकता हूं, उसकी साइकोलॉजिकल स्टडी भी कर सकता हूं, उसकी न्यू हिस्टोरिसिज्म की स्टडी भी कर सकता हूं, उसकी उसकी जो है अपना क्रिटिकल एनालिसिस भी कर सकता हूं, ठीक है, उसकी पोस्ट स्ट्रक्चर स्टडी भी कर सकता हूं, उसकी स्ट्रक्चर स्टडी भी कर सकता हूं। यानी एक ही टेक्स्ट को देखने के जितने मेरे तरीके हैं उनको मैं क्या कहता हूं, उन्हें मैं कहता हूं हार्मोनेटिक्स। क्लियर है ये बात? ऐसा यस सर। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये बताइए, आप पढ़ रहे हैं, आप लिटरेचर थ्योरी पढ़ रहे हैं? सर जी अभी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन एक इंट्रोडक्टरी क्लास हुई है सर अभी सर बाबर के साथ। हाँ, जब आप लिटरेचर थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आपको सर बाबर की बातों में मेरी बातों की झलक नजर आएगी। और लिटरेचर थ्योरी ये कहती है कि लिटरेचर को कैसे कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। और लिटरेचर को पढ़ने के लिए क्या है, क्या कि आपको मुख्तलिफ जाविये चाहिए, पर्सपेक्टिव चाहिए, ठीक है। जितने पर्सपेक्टिव आप लाते जाएंगे आप जाविये पढ़ते जाएंगे, ठीक है। एहसान ऐसे ही है सर। अच्छा एहसान, एक काम है कि आज 20 लोग आए क्लास में, 5 लोग नहीं आए सर। ये आज मैं रिलीफ पैकेज दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये मैं रिलीफ पैकेज ये दे रहा हूं कि मैं आज की जो अटेंडेंस है ना, ये मैं क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट क्लास से अटेंडेंस मार्क करना शुरू कर देना। ठीक हो गया सर। ये जो 5 लोग नहीं आ रहे ना, ये इनके नोट नाम आपने नोट कर लेने एहसान। जी सर। और ये नाम आपने मुझे दे देने हैं या मेरे साथ मिलके एक प्लान बना लेता कि हम इनको कॉल करें कि इनको क्या प्रॉब्लम आ रही, ताकि इनकी प्रॉब्लम दूर की जा सके। ठीक हो गया सर। ठीक है ना। लेकिन आज के बाद मेरे लिए पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं तो आज ये कहते हैं कि ईदी भी तो देनी है ना आप लोगों को, तो मैं कौन सी ईदी दूं? कहने का मतलब ये है कि एक तो मैंने आपको गोश्त भी नहीं दिया ना, मैंने आपको साथ ईद उस तरह से ईद सेलिब्रेट की है, क्या कहते हैं। बिल्कुल सर ऐसी है। तो एक और चीज जो है वो ये कहती है कि जो जो हार्मोनेटिक्स कहती है और जो फंडामेंटल है, ये आपने अपने जेहन में देखिए। मेरी कोशिश है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप कल को जब बात कर सकें किसी के साथ तो आपको प्रॉब्लम हो। हार्मोनेटिक्स कहती है कि जो ट्रुथ है वो कॉन्टेक्चुअल है, ट्रुथ इज कॉन्टेक्चुअल। इसका मतलब ये है कि पस मंजर के बगैर जो है वो ट्रुथ नहीं है। अगर मैं आपका कोई एक डायलॉग उठा लूं, आपका एक जुमला निकाल लूं, आपकी पूरी गुफ्तगू, तो वो जुमला जो है वो उसके मायने और है और जो आप गुफ्तगू कर रहे थे उसके मायने और। इसे कहते हैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। आपने अक्सर सुना होगा सियासतदान ये बात करते हैं कि जी मेरी बात आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट उठाई गई। इसलिए कहते हैं
कि जो बात भी आप करते हैं वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा और आपका ताल्लुक जो है उस्ताद और शागिर्द का था। ठीक है? जब भी मैं आपसे बातचीत करता हूँ, मेरे आपके साथ गुफ्तगू जो है उसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट है। वो कॉन्टेक्स्ट ये क्या है कि आई रिस्पेक्ट यू, यू रिस्पेक्ट मी। दूसरा हमारे दरमियान ये तय पाया हुआ है कि वी विल एक्सचेंज आवर ओपिनियंस एंड we'll produce न्यू स्कॉलरशिप, और वी प्रोड्यूस स्कॉलरशिप। हम नॉलेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉलेज कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? एक दूसरे से सीख रहे हैं, और उसकी जो जिम्मेदारी है सीखने की वो मेरी है, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी, इसलिए कि मैं उसका एंकर हूं। इस प्रोग्राम का मैं क्या हूं? मैं एंकर हूं, और मेरा काम ये कि मैं आप लोगों को क्या करूं? इन्वॉल्व करूं, और जब मैं आपको नाम पुकारूं आप मेरे से बातचीत करें, मैं उस गुफ्तगू डिबेट का आगाज करूं, मैं आपकी सोच को चैलेंज करूं, मैं आपको कंफर्ट जोन से निकालूं। जब मैं कहता हूं कंफर्ट जोन से निकालूं तो मैं मतलब ये कि मैं मुश्किल बातें भी करूं, दिलचस्प अंदाज से करूं, ताकि आपको समझ में भी आए। लेकिन मेरा पहला फर्ज क्या है? मेरा पहला फर्ज है इंगेजमेंट, कि मैं आपको इंगेज करूं। ठीक, ये क्या है? ये मेरा कॉन्टेक्स्ट। मेरा कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि कॉन्टेक्स्ट भी चेंज हो जाता है। एक क्लास में पढ़ाता था जब मैं फेस टू फेस था, और दूसरी क्लास में पढ़ाता हूं जब मैं फेस टू फेस नहीं, बल्कि क्या, ऑनलाइन। अब ऑनलाइन के अंदर आई कैन बिल्ड ए डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, आई कैन डिस्कस डिफरेंट थिंग्स। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो मैं टेक्स्ट को पढ़ता हूं, जो भी मैं सच पढ़ूंगा, जो भी मैं सच सुनूंगा, वो क्या होगा? वो कॉन्टेक्चुअलाइज होगा, कॉन्टेक्स्ट होगा उसका। एक फिल्म है जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क मैं मोबाइल पे देखूं या मैं फिल्म के थिएटर में जाके देखूं, फर्क है। क्यों एहसान? क्या मोबाइल पे फिल्म देखूं, एक फिल्म देखना, और एक सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देखने में फर्क है? एक सेम फिल्म। सर बहुत फर्क है सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रुथ है वो कह रहा है निट से कह रहा है, और वो कह रहा है कि सच जो है वो क्या है, उसका पस मंजर। यानी अगर मैंने कॉन्टेक्स्ट नहीं उसका स्टडी किया तो मुझे वो समझ नहीं आ सकती। देखिए, जितनी भी नॉन रिलीजियस किताबें, उनका कॉन्टेक्स्ट होता है। रिलीजियस किताबों का कॉन्टेक्स्ट इसलिए नहीं होता कि वो यूनिवर्सल होती, उस पर भी बहस है। उसमें भी जो स्कॉलर्स हैं, जो टॉप ऑफ द लाइन स्कॉलर्स हैं, ठीक है, वो टॉप ऑफ द लाइन स्कॉलर्स हैं, वो ये कहते हैं कि इवन रिलीजियस बुक्स को भी बगैर कॉन्टेक्स्ट के स्टडी नहीं किया जा सकता। हर सूरत का एक पस मंजर है, उसका शान नजूल है उसकी एक, उसमें भी बहस है, उसमें भी आर्गुमेंट है। तो ये कहता है कि बात ये है कि जितनी भी नॉन रिलीजियस, और ये मेरा मैं आपसे, क्योंकि मैं खुल के बात करना चाहता हूं आपसे, कि जितनी भी नॉवेल्स हैं, जितनी भी ड्रामे हैं, उनको स्टडी करने के लिए मुझे जरूरी है कि मैं उनकी हिस्ट्री जानूं, कब लिखे गए हैं, कौन लिख रहा है, उस वक्त के हालात क्या थे। एक और मेरा जुमला, तारीखी जुमला, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि एवरी प्ले हैज ए प्रीमाइस। हर प्ले का एक ऑब्जेक्टिव है, हर प्ले का एक गोल है। हर प्ले लिखने से पहले सोचा जाता है कि ये प्ले क्या चीज आगे आगे बताएगा। आप कहेंगे यार वेटिंग फॉर गोडो का तो सर कोई भी नहीं, वो तो ऐसी कहानी है, ऐसी चल रही है सर। उसका भी प्रीमाइस है। वो प्रीमाइस क्या है? द वर्ल्ड इज मीनिंगलेस, देयर इज मीनिंग इन मीनिंगलेसनेस, देयर इज मीनिंग इन मीनिंगलेसनेस। ये उसका क्या प्रीमाइस? डॉल्स हाउस है,
उसका प्रेमाइस ये है कि इफ यू treat your wife like this, anything can happen. In husband and wife relationship, anything is possible. अगर आपको सच्ची मोहब्बत ना मिले, then anything can happen. हेडा गाबलर के अंदर एक प्रेमाइस ये है कि if you don't give task to any individual, they become evil. Now every play has a premise. देखिए मैंने जो है वो कोई 4 लोगों से ड्रामा लिखना सीखा, यानी एज ए क्लास अटेंड की, उनकी पढ़ा है उनसे। एक है खलीलुर रहमान कमर, एक है डॉक्टर असगर नदीम सैयद, ताजदार आलम और शाहिद नदीम। ये 4 लोग हैं जो मेरे उस्ताद हैं, यानी मैंने इनसे रेगुलर ड्रामा लिखना सीखा। उन्होंने सबसे पहली चीज मुझे क्या सिखाई है, उन्होंने कहा प्रीमाइस होना चाहिए। प्रीमाइस क्या है, क्यों लिख रहे हो, कैसे। और दूसरी बात उन्होंने मुझे समझाई कि जो सच, प्रीमाइस क्या सच है ना, उस ड्रामे का सच है। उन्होंने मुझे समझाया कि अगर ये ड्रामा है, इसका सच ये है, तो ये बताओ कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये सच है, किस कॉन्टेक्स्ट में सच है। मैं आपसे एक बातचीत करता हूं, कॉन्टेक्स्ट है एक। आप मेरे से बात करते हैं, कॉन्टेक्स्ट है मेरे से। मैं और आप कैफेटेरिया में बैठे हैं, हम जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं वो एक कॉन्टेक्स्ट है। इवन सेम लोग हैं, कॉन्टेक्स्ट है। मेरा आपके साथ एक रजिस्टर है। रजिस्टर का मतलब ये कि मैं आपसे जो बात कर रहा हूं उसका एक दायरा है, मैं उस दायरे से नहीं निकल सकता। मेरा और आपका रिश्ता इज्जत का रिश्ता। हाँ, उसमें अपनाइयत है, उसमें खलूस है, उसमें अपनाइयत है, उसमें ताल्लुक है, लेकिन वो रिश्ता क्या है, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता। मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता, इसलिए बदतमीजी नहीं कर सकता क्योंकि आपने मुझे अपना उस्ताद माना हुआ। तो दिस इज कॉन्टेक्स्ट, दिस इज कॉन्टेक्स्ट। फिर सच, फिर गमी है, दुख है, बीमारी है। आप फर्ज करें कोई आपका दोस्त यार बीमार हो जाए तो आप उससे कोई ऐसी तरह बात नहीं करते। आप कहते, आपको पता है कि वो बीमार है, तो आप यू चेंज द टोन ऑफ योर वॉइस। आप किसी को ईद मुबारक कहते हैं, अब आप ईद मुबारक कहते हैं, खुशी से ईद मुबारक कहते हैं। आप किसी से रुखसत होते हैं, आप उससे दुआएं देकर रुखसत करते हैं। Now this is context. Now how can literature exist without context? That's what they are saying. निट्से ये कह रहा है कि यार ट्रुथ जो है, क्योंकि मैंने पहली बात आपसे ये की कि जो ट्रुथ है वो क्या है, वो ट्रुथ जो है वो रिलेटिव है। ये हमने सीखा है आज की बहस, कि जो ट्रुथ है वो आपका अपना है, जैसे आप दुनिया को देखते हैं वही सच, बिलाखिर वही सच। मैं आपसे कितनी बातें कर लूं, दूसरे लोग जितनी बातें कर लें, जो आपके का वर्ल्ड व्यू है वही आपका सच। तो वो कहता है कि इफ ट्रूथ emerges and it depended upon language, then culture, history and structure out of which and in which individual operate, condition, construct and confine our understanding of the world. Language is not reality, साथियों। Language is construction of reality. रियलिटी जो है वो क्या है, वो लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करती है रियलिटी। एक ही बात है, किसी और से सुनते हैं, पोइट्री है, सॉन्ग्स है, गाने हैं, ठीक है। वो जो आप गाने सुनते हैं, वो मौजू बाज दफा ऐसा होता है कि उसी मौजू पे और भी गाने होते हैं, लेकिन वो गाना हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि वो रियलिटी को एक उस तरह कंस्ट्रक्ट कर रहा है जो हमें पसंद है, क्योंकि लैंग्वेज उसकी बहुत अच्छी, लैंग्वेज जो है उसकी वो रिच। जब मैं कहता हूँ रिच, इसका मतलब मुश्किल नहीं। मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने से सोच गहरी नहीं हो जाती ना, बल्कि आसान
आसान अल्फाज से जो है गहरी बात की जा सकती। ये चारों नाम मैंने अपने उस्तादों के लिए, ये चारों लोग, इनके पर्सपेक्टिव से आप इनकार कर सकते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते, डिफरेंट सोच रखते, लेकिन ये इनके अंदर इन चारों में खूबी है। चारों में खूबी ये है कि ये बहुत मुश्किल बात को बड़ी आसानी से कह देते हैं और लिखते हैं। जो लोग हमने सिलेक्ट किए, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उन सब की खूबी यही। आर्टिस्ट जो होता है उसकी एक खूबी ये भी होती है कि वो अपनी दुनिया को एक्सप्लेन जब करता है तो वो बड़ी गहरी बातों को बहुत आसानी से कह देता है। आर्टिस्ट है, आर्ट के करीब है, आर्ट प्रोड्यूस कर रहा है। आर्टिस्ट की दूसरी बात ये होती है कि वो इस दुनिया से खुश नहीं होता, उसके अंदर दुनिया को तब्दील करने का कीड़ा होता है। वो समझता है कि, और वो आर्टिस्ट है ही नहीं, वो आर्टिस्ट ही नहीं जो दुनिया तब्दील करने का ख्वाब देख के नहीं आके आता। हर बड़े आर्टिस्ट को देखिए आप, हर बड़े लिखने वाले को देखिए, हर बड़े ड्रामेटिस्ट को देखिए, नॉवेलिस्ट को देखिए, पोइट को देखिए, फैज को देखिए। आज फैज क्यों इतना पॉपुलर है? फैज की पोइट्री क्यों पॉपुलर? इसलिए कि वो एक ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। आज शाहिद नदीम के प्लेस क्यों इतने थिएटर में देखे जाते हैं? आज खिलुरमा कमर की कमर के ड्रामे इतने पॉपुलर क्यों? बिकॉज ही इज नॉट सेटिस्फाइड, he is not satisfied with the world, and when he is not satisfied with the world, he is thinking outside of the box. He is presenting solutions. He is depicting not only the circumstances of that period, of that generation, but he is also providing solutions. कॉन्टिनेंटल ड्रामा के अंदर एक और चीज भी बड़ी नुमाया है, वो क्रिटिक है उसकी, सोसाइटी की क्रिटिक। वो बहस कर रहा है। वो ड्रामा, वो पोइट्री, वो नॉवेल अपने जमाने के ऊपर एक लिविंग डॉक्यूमेंट बता रहा है कि यार ये चीजें हो रही। साथियों, मेरे पास, क्योंकि मैं अब 1 मिनट ऊपर चला गया हूं अपनी बातचीत से आप लोगों से, मैं चाहता हूं कि ये जो बातें मैंने की हैं, ये मैं लेक्चर 2 की जो चीजें हैं ये आप जरूर गो थ्रू करें। अगेन 5 जो चीजें जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। मैंने फेमिनोलॉजी को डिस्कस किया, ये इसका ताल्लुक फिनोमेना से है, इवेंट से है। मैंने आपसे जो डिस्कस किया एग्जिस्टेंशलिज्म है, इसका ताल्लुक आपकी एग्जिस्टेंस से है, एज ए एजेंट ऑफ चेंज से है। मैंने स्ट्रक्चरलिज्म डिस्कस किया है, जिसका ताल्लुक आपके कल्चर और ब्रॉडर सिस्टम के साथ है। मैंने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आपसे डिस्कस किया, जिसका ताल्लुक पावर ऑफ द डिस्कोर्स से, बयानिए से। और मैंने इन तमाम चीज़ों को मिला के हर्मेनेटिक्स से बात की है, जो बेसिकली क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट। ये मेरी आज आपके साथ गुफ्तगू हुई है। और अगर कोई इस गुफ्तगू में कोई जो सवालात आपके ज़हन में उठ रहे हैं, काइंडली लिख लें। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगा। एहसान, मैं क्या आपको खुदा हाफिज कह सकता हूँ? जी सर, जरूर। और इंशाल्लाह ताला मेरी जरूर वेबसाइट विजिट कीजिए, ठीक है? आप में से कोई मेरे साथ फेसबुक पे है? जी सर। यस सर। जो फेसबुक पे मेरे साथ हैं, आपने मेरा वो नई पोस्ट देखी होगी जिसमें मैंने अपना शेयर की है वेबसाइट। नहीं सर, अभी तक देखी नहीं, लेकिन सर आज ही देख लेते हैं इंशाल्लाह। आज देखिए, उसको शेयर करें। आप में से वो लोग जो आगे ड्रामे में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लिखने में या परफॉर्म करने में या पढ़ाने में, वो जरूर उसको वेबसाइट को विजिट करें इंशाल्लाह सर। जी सर, जरूर। Thank you again, all of you. I really appreciate your, giving me such a great time. Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ सर। काफी सर।